चुप बैठे हैं जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना तो जुर्म किया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। वादी नीलम से पाकिस्तान टुनाइट के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं वादी नीलम में और मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं ये टीटवाल का इलाका है और ये मकबूजा कश्मीर का इलाका जो इस वक्त आप देख रहे हैं सामने। ये जो नीचे आबादी है, ये जो नीचे घर है, ग्राउंड और जो घर आप देख रहे हैं ये तमाम का तमाम ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है, ये टीटवाल का इलाका है। और नीचे दरियाए नीलम है जो आर पार दो जो कश्मीर के इलाके हैं, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, इनको तकसीम करता है। ये नीचे एक ना नज़र आने वाली एक तकसीम करने वाली एक लाइन है जो आर पार कश्मीरी ख़ानदानों को और कश्मीरियों को डिवाइड कर रही है। ये टीटवाल का इलाका है। इसमें सामने ऊपर टॉप पे पहाड़ पे इंडियन पोस्टें हैं, लेफ़्ट साइड पे भी हैं, राइट भी हैं, दोनों तरफ है और कवर है इन पोस्टों का इंडियन आर्मी की। और ये सारा इलाका जो है इनकी मॉनिटरिंग में। ये जो आप देख रहे हैं सामने ये आगे वादी आप देखें नाजरीन, तो ये लेफ़्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं पहाड़ ये आज़ाद कश्मीर है और राइट साइड पे जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये मकबूजा कश्मीर है। यानी एक दरिया है, ये दरियाए नीलम है, ये दोनों अतराफ़ के जो कश्मीर है उन्हें तकसीम करता है, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर को। और सामने पहाड़ की टॉप पे नाज़रीन आपको हम फेंस दिखाते हैं, बाड़ किस तरह से लगाई गई है। और ये बाड़ सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की तरफ से बाड़ लगाई गई है। ये टॉप पे आप देख रहे हैं कि जो बाड़ भारतीय फ़ौज की तरफ से लगाई गई है, लेयर्स में सिक्योरिटी है, मुख्तलिफ लेयर्स में सिक्योरिटी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने माइंस जो हैं वो बिछा रखी हैं, लैंड माइंस के बाद बंकर्स हैं, उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक जो सेंसर्स हैं वो ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड सेंसर्स लगा रखे हैं। और उसके बाद फिर ये बाढ़ आ जाती है जो कि 9 से 10 फुट इसकी ऊंचाई है और 4 फुट इसकी मुख्तलिफ़ जगहों पे चौड़ाई है, किसी जगह पे 6 फुट भी है। तो ये पूरा एरिया कवर है। उसके बाद फिर बंकर्स आ जाते हैं जहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, मैन बंकर्स हैं। तो इस डिप्लॉयमेंट को देखते हुए, इस लेयर्ड सिक्योरिटी को देखते हुए जो भारत एक दावा करता है, एक इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पर दरअंदाज़ी का, वो दावा ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी जो बाढ़ आप इस वक्त देख रहे हैं ये ख़ुद भारतीय दावे को झुटला रही है कि यहाँ से आज़ाद कश्मीर से कोई लोग जहाँ से नकलो हरकत करके या फिर यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके पास जाते हैं। तो ये दरअंदाज़ी का जो दावा है भारतीय, ये सरासर झूठ और धोखाधड़ी पे मबनी है, ये सरासर झूठ है। हम भी थोड़ा सा इस दरख्त की आड़ लेंगे और थोड़ा साइड पे होके तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लेके आएंगे। आज का जो नाज़रीन प्रोग्राम है हमारा करने का मकसद ये है कि आज 1 साल हो चुका है मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत भारत ने जब ख़त्म की थी 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। कश्मीर के अंदर अब तक कर्फ्यू रहा है पिछले 1 साल से, यानी 365 दिन से मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। और इस 1 साल के दौरान कश्मीरियों से भारत ने जबरी तौर पर उनकी शख्सी आज़ादी, उनकी सियासी आज़ादी और साथ ही साथ उनकी नकलो हरकत की आज़ादी और उनके जो राब्ते एक दूसरे के साथ करने के हवाले से जो कम्युनिकेशन के जो चैनल्स थे वो तमाम के तमाम बंद कर दिए। पूरे कश्मीर के अंदर जो मकबूजा वादी है, बिलखुसूस श्रीनगर और अतराफ़ के जो इलाके हैं, भारत की तरफ से कर्फ्यू नाफिज किया गया है, लॉकडाउन रहा है पिछले 1 साल से। और ये लॉकडाउन कितना तकलीफ देह होता है ये हम सब ने कोरोना वबा के दौरान देख लिया, खुद एक्सपीरियंस भी कर लिया। तो इससे आप मकबूजा कश्मीर के आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन मुश्किल हालात में पिछले 1 साल से हमारे मकबूजा कश्मीर के आवाम किन हालात से गुज़र रहे हैं। और ये जो कश्मीर की सूरत हाल नाज़रीन ये हर गुज़रते दिन के साथ बिगड़ रही है। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि न सिर्फ
लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उन पे भारत की तरफ से जुल्म सितम हो रहा है। जिस तरह से 8 लाख से ज़ायद भारतीय काबिज़ अफवाज मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद हैं अपने जबरी तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को क्रश करने के लिए। इसी तरह से जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ के जो कश्मीरी हैं यानी आज़ाद कश्मीर में जो बसने वाले हमारे कश्मीरी हैं वो भी भारतीय फ़ौज के शर से महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, जहाँ पे कश्मीर के अंदर जानबूझ के शहरी आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से घरों को निशाना बनाया जा रहा है, आज के प्रोग्राम में मैं आपको वादी नीलम की सूरत हाल दिखाऊंगा। और साथ ही साथ नाज़रीन, ये वादी नीलम की एक पिक्चर आपके सामने रखते हुए हम आपको दिखाएंगे ग्रेटर पिक्चर कि पिछले 1 साल के दौरान भारत एक तकसीम की, एक तबाही की तरफ चल पड़ा है। और जिस तरह से भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान या उससे पहले भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों को बिलखुसूस और दीगर अक़लियतों को बिलअमूम टारगेट किया जा रहा है, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। और भारत के अंदर सिर्फ जो हिंदू हैं, हिंदुओं को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। एक हिंदू सुप्रीमिज़म की जो हिंदुत्व की जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की, वो भारत को किस तकसीम की तरफ लेके जा रही है। आपके सामने एक ग्रेटर पिक्चर रखेंगे, एक बड़ी तस्वीर आपके सामने रखेंगे कि आज अगर भारत ये समझता है कि उसने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके इस मसले का कोई हल निकाल दिया, इस मसले को ख़त्म कर दिया है, तो ये भारत की बहुत बड़ी भूल है। ये जो भारत ने फ़ैसला उठाया आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया है, ये एक नुक्ता आगाज़ है एक बड़ी डेवलपमेंट का। और वो बड़ी डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं जूरा बाज़ार में, जहाँ पे आज से कुछ माह पहले हिट किया गया था इस बाज़ार को भी और इससे मुत्तसिल कुछ घरों को भी। वो घर आपको दिखाते हैं कि किस तरह की तबाही जूरा बाज़ार में भारतीय फ़ौज ने मचा रखी है। नाज़रीन, जूरा बाज़ार में हम हैं और ये कुछ दुकानों के शटर्स आप देख रहे हैं आगे। ये स्प्लिंटर्स जो है ये हर तरफ फैले हुए हैं। ये जो भी शॉप आप, ये जो खुली है ये भी आप देख लें सामने ऊपर, ये तबाही के आपको यहाँ पे आसार नज़र आएंगे। किस तरह से यहाँ पे हिट किया जाता है आबादी को, बाज़ार को। और ये जूरा बाज़ार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि पिछले साल जब यहाँ पे भारतीय फ़ौज की तरफ से इस जूरा बाज़ार को हिट किया गया था तो मुतअद्दिद दुकानें जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गई थी। ये सामने भी आप देख रहे हैं, कुछ आपको नज़र आ रही है, वो उस तरफ वाली दुकानें डैमेज हुई हुई हैं, ये दुकान डैमेज है। और उस वक़्त इंडिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दों के यहाँ पे जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। तो दहशतगर्द किसी बाज़ार में आके बैठेंगे यहाँ पे, ये यहाँ के मुकामी कारोबारी हजरात हैं, मुकामी लोग हैं तो यहाँ पे कारोबार करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही इंडियन मीडिया की तरफ से या इंडियन फ़ौज की तरफ से अपने अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि ये कहना कि यहाँ पे कोई टेररिस्ट का कोई ठिकाने थे जिनको हिट किया गया। ये दुकानें हैं, ये आम शहरी हैं यहाँ के जो यहाँ कारोबार करते हैं, अपना रोज़गार चलाने के लिए, अपना मामूलात ज़िंदगी इनके यहाँ पे यही रहते हैं, कारोबार करते हैं ये लोग यहाँ पे। इनको हिट करना और ये कहना कि यहाँ पे दहशतगर्दों का निशाना बनाया है, ये सरासर एक झूठ था फ़ौज की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, जो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया कि ये जूरा बाज़ार जो है यहाँ पे कुछ दुकानों को, कुछ होटल्स को निशाना बनाया गया था। यहाँ पे मुकामी लोग हैं और कोई यहाँ पे टेररिस्ट नहीं था, कोई यहाँ पे किसी किस्म के लोग नहीं थे, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी। इन लोगों का नुकसान किया गया और ये दावा किया गया कि कोई यहाँ पे दहशतगर्द मार दिया गया, ऐसा कुछ था नहीं। और ये जूरा बाज़ार जो है ये तवातर से वक्फे से यहाँ पे इंडियन फ़ौज की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है। ये जो शटर्स मैंने आपको दिखाए ये उसकी एक झलक है। तमाम दुकानों के सामने आपको इसी तरह के निशानात नजर आएंगे। रस्सी खोले जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया ये सारा एरिया हमारे अपनी पाक फ़ौज के पास है, हमारे पाकिस्तान के पास है। और सामने आप जो देख रहे हैं ऊपर हाइट्स, यहाँ पर भी हमारी पाक फ़ौज की पोस्टें बनी हुई हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं। मुश्किल इलाका है, एक टफ़ ये टेरेन है, लेकिन हमारे जो जवान हैं पाक फ़ौज के वो यहाँ पर मौजूद हैं
इस सारे इलाके को डिफेंड करने के लिए। ये जो घर जिसमें मैं मौजूद हूँ ये पिछले साल अक्टूबर 2019 में इस घर पे भारतीय फ़ौज की तरफ से गोलाबारी की गई थी और शदीद गोलाबारी हुई इस इलाके के अंदर। ये घर जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये सामने आप देखें इसकी छत है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुकी और इस तरफ आप देखें ये दीवारें इसकी गिर गई मुकम्मल तौर पर और पूरा घर यानी कि मुकम्मल आप तबाही के आसार जो हैं हर तरफ आपको नज़र आ रहे हैं। और ये एक घर मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ इस इलाके में और लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ़ में जो लोग आबाद हैं उनमें अक्सर जगहों पे आपको इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। और ये जो दीवार पे आप नाज़रीन देख रहे हैं ये सामने जो आप देख रहे हैं निशानात जो जब गोलाबारी होती है तो जो इसके स्प्लिंटर्स होते हैं एक वो हर तरफ फैल जाते हैं। स्प्लिंटर्स जो भी मोटर गोला फायर किया जाता है वो जो ही फटता है उसके बर्स्ट होने के बाद उसके स्प्लिंटर्स हर तरफ फैल जाते हैं। वो जिस तरफ भी जाते हैं तबाही फैला देते हैं मुकम्मल तौर पर। ये आप देखें ये मुकम्मल तौर पर ये दीवारें डैमेज हुई हुई हैं और अगर इसके सामने खुदा न खास्ता कोई इंसान आ जाए तो उसकी क्या हालत होती होगी। इसी तरह से इन स्प्लिंटर्स की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। इन्हीं की वजह से लोगों की शहादत भी होती है। ये सामने छत देखें आप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। ये सामने पूरा एरिया जो है ये दीवारें गिर गई, छत तबाह हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये इस डोर के अंदर ये जो लकड़ी का दरवाज़ा इसके अंदर भी आप देखें ये सुराख जो आपको नज़र आ रहे हैं इससे आपको शिद्दत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ रफ्तार के साथ ये स्प्लिंटर्स जब मोटर गोला बर्स्ट होता है तो वो हर तरफ फैल जाते हैं और कितनी शिद्दत और कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ वो फैलते हैं हर तरफ। इस घर के मालिक जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मीर इम्तियाज़ है। मीर इम्तियाज़ साहब ये वाक़या कैसे रुनुमा हुआ और आप उस वक्त कहाँ थे, क्या कर रहे थे? जब खैर हुआ तो हम इधर ही थे। जब इधर गोला लगता पहले तो हम सेफ साइड हो गए थे। अच्छा। बाद में हम देखा ये तो भाई के आपके सामने यानी आप पहले घर में मौजूद थे जब गोलाबारी शुरू हुई तो फिर आप सेफ साइड पे चले गए आप। तो ये सामने आपके जो भी है नुकसान। क्या कैफियत थी आपकी जब आपने देखा आपकी सारी ज़िंदगी की जो एक मेहनत से आपने घर बनाया आपने वो तबाह बर्बाद हो गया? ज़िंदगी की जमा पूंजी जो आपके सामने तबाह बर्बाद होकर बैठ गई। इस वक्त मेरे पास इतना कोई नहीं है कि मैं कोई इसका हल करूँ। मासवाए पाक आर्मी जो हमारे साथ ताउन करती है, हर किस्म का ताउन करती है, सिर्फ पाक आर्मी की मदद से हमने भी बंद कर दिया उन्होंने, अभी वो तामील कर रहे हैं। उस वक्त क्या कैफियत थी अंदर से आपकी? यही कैफियत थी कि हम पे क़यामत आ गई। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे बहुत हैवी कैलिबर का जो है वो हैवी मोटर या हैवी यहाँ पे आर्टिलरी फायर किया जाता है सिविलियन आबादी पे। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये निशान इसका जो आपको नज़र आ रहा है ये गड़ा पूरा पड़ गया था नीचे। यहाँ पे कितना ये गहरा गड़ा था जी यहाँ पे? अभी तो आपने ये फिलिंग कर दी है। 4 फुट का था, 4 फुट का गहरा, 4 फुट का गड़ा यहाँ पे पड़ गया था। तो सोचें आप किस शिद्दत के साथ आके यहाँ पे ये लगा होगा और किस शिद्दत की यहाँ पे तबाही। ये तो आपने देख ही लिया जो उसके बाद तबाही आई, लेकिन ये 4 फुट का गड़ा यहाँ पे पड़ गया। कुछ मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये एक प्रॉपर एक सीमेंट की वॉल थी, ये पूरी दीवार गिर गई, पत्थरों और ब्लॉक्स की ये दीवार बनी हुई थी। ये मुकम्मल ये देखें आप ये तबाह हो चुकी है। और यहाँ से अगर आके अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये इस इलाके में ज़्यादातर जो छतें हैं ये जस्ती चादर की छतें होती हैं और ये बिल्कुल भी रोक नहीं सकती हैं, मुकाबला नहीं कर सकती, सह नहीं सकती है जिस शिद्दत के साथ आके यहाँ पे अगर कोई गोलाबारी होती है या फिर कोई आर्टिलरी यहाँ पे हैवी फायर होता है। और ये देखें बिल्कुल छत पूरी जो है ये इसमें सुराख आप हुए देख रहे हैं कि ये जब इसके फटने के बाद इसके स्प्लिंटर जब फैले हर तरफ तो ये बिल्कुल जिस तरफ गए हैं वो चीरते हुए गए हैं। हाँ वो जस्ती चादर हो, वो सीमेंट की वॉल हो या फिर वो लकड़ी के दरवाजे हो, हर तरफ तबाही के आसार आपको नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, इस तरह के मुतअद्दिद घर हैं, इस तरह के मुतअद्दिद लोग हैं, मुतअद्दिद रिहायशी हैं जो इस वक्त भारतीय जुल्म और सितम का निशाना बन रहे हैं। आगे आपको मज़ीद लेके चलते हैं, कुछ मज़ीद तबाही और बर्बादी दिखाते हैं और कुछ बंकर जहाँ पे मुकामी जो लोग हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं।
क्योंकि ये घर तो नहीं सह सकते, जो शेलिंग यहाँ पे होती है, जो गोलाबारी यहाँ पे होती है, जो फायरिंग यहाँ पे होती है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो यहाँ की जो आबादी है वो गोलाबारी के टाइम किस तरह से अपने आप को महफूज रखती है, बच्चों को महफूज रखती है। तो आइए आपको आगे जाके एक बंकर दिखाते हैं, कम्युनिटी बंकर, किस तरह से ये बंकर बनते हैं और किस तरह से ये लोगों की हिफाजत करते हैं। जी, तो यहाँ आप जिस जगह जाएंगे आपको हर तरफ दीवारों पे हर जगह पे आपको इस तरह के निशानात नज़र आएंगे। ये स्प्लिंटर जो हैं गोलाबारी की वजह से उनके निशानात, ये सामने आप देखें, ये दीवार देखें, ये डैमेज हुई हुई आपको नज़र आएगी। ये इसमें जगह जगह पे निशानात पड़े हैं। जिस जगह पे आप जाएंगे, ये जूरा का इलाका है या नीलम वैली के अंदर, जहाँ पे भी पूरा इलाके जो हैं ये बुरी तरह से मुतासर हुए, हर जगह आपको इस तरह के निशानात मिलेंगे। ये देखें आप, इसके अंदर ये सुराख हुए हुए, हर चीज़ डैमेज है यहाँ पे। इन लोगों की हिम्मत है कि इस तबाही और बर्बादी के बावजूद ये लोग यहाँ पे अभी भी आबाद हैं और यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। ये इंडिया को भी पैगाम है कि आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, इन लोगों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये एक बंकर बना रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए, ताकि अगर गोलाबारी हो तो ये इस बंकर में आके कुछ देर के लिए क़याम करें और अपनी फैमिली को बचा सकें भारतीय गोलाबारी से। अगर होती भी है तो बंकर में ये फैमिलीज़ जो हैं वो निस्बतन महफूज रहती हैं। ये एक बंकर है जो कि ज़ेर तामीर है, इस वक्त बन रहा है और जिसमें आप देखें तो इंतहाई ये मज़बूत एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि इसमें ये सरिया लगा के मुकम्मल कंक्रीट, चारों तरफ से पिलर्स हैं इसके, और ऊपर भी इसके एक पक्की कंक्रीट इसकी छत डाली जाएगी, ताकि अगर कोई किसी किस्म का मोटर गोला फायर होता भी है इस एरिए में तो ये महफूज रहेंगे इस बंकर के अंदर। अब वादी नीलम में, चूँकि जिस तरह मैंने पहले बात की, लोग कहीं भी नकल मकानी नहीं कर रहे, यहीं पर ये लोग आबाद हैं और ज़ाहिर है जब यहाँ पे रहना है और भारतीय फ़ौज की तरफ से भी गोलाबारी का सिलसिला जारी रहना है, तो इन्होंने अब यहाँ पे रहने का ये एक तरीका या अंदाज़ एक अपना लिया है कि किस तरह से अपनी हिफाजत के साथ साथ यहाँ पे आपने अपने मामूलात ज़िंदगी भी जारी रखने हैं। तो उसमें बेहतरीन जो तरीका यही है कि ये कम्युनिटी बंकर जो हैं ये नीलम वैली में तामीर किए जा रहे हैं। ये एक ज़ेर तामीर बंकर मैंने आपको दिखाया है। तकरीबन इसकी जो लंबाई है ये 12 फुट के करीब, 14 फुट इसकी लंबाई है और 10 फुट इसकी चौड़ाई है। और इस तरह के बंकर जो हैं वो मुख्तलिफ जगह पे बन रहे हैं। तो ये एक बंकर मैंने आपको दिखाया। अब आपको एक तैयार बंकर भी दिखाते हैं कि वहाँ के तैयार बंकर अंदर से कैसे होता है, वहाँ किस तरह से लोग गुजर बसर करते हैं। चूँकि गोलाबारी जो है वो किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, अचानक से शुरू होती है और 4-4, 5-5 घंटे, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि 4-4, 5-5 घंटे जारी रहती है तवातर के साथ। इस दौरान यही बंकर ही इनकी सेफ्टी की ज़मानत होता है, इसलिए अब हर फैमिली जो है वो अपना अपना अलग अलग बंकर यहाँ पे तामीर कर रहे हैं। नाज़रीन, जूरा के इलाके में ये एक और घर में आपको दिखा रहा हूँ जो भारतीय फ़ौज की गोलाबारी की वजह से मुकम्मल तबाह हो चुका है। ये कुछ निशानात आपको दीवारों के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी तबाही आपको आगे नज़र आएगी। ये आप देखें, ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो गया। ये इसमें आग लग गई थी जब 19 फरवरी को भारतीय फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बना ये इलाका। यहाँ पे सख्त शदीद गोलाबारी की गई भारतीय फ़ौज की तरफ से और ये घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अब ये नाकाबिल रिहाइश है, ये किसी सूरत भी अब ये रिहाइश के काबिल नहीं रहा। ये घर, छत आप देखें इसकी मुकम्मल उड़ चुकी है, मुकम्मल तबाह हो चुकी है, दीवारों पे निशानात हैं। और ये नाजरीन अब आप देखें कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि यहाँ की आबादी जो है अब वो अपने लिए बंकर्स बना रही है ताकि बंकर्स के अंदर रिहाइश इख्तियार की जा सके। चूँकि ये जो जस्ती चादर वाले घर हैं ये महफूज नहीं हैं, चूँकि कई मरतबा जो मोटर फायर किया जाता है या फिर आर्टिलरी फायर होता है वो एयर बर्स्ट भी उनकी तरफ से ऐसे मोटर गोले फायर किए जाते हैं जो कि एयर बर्स्ट भी होते हैं, हवा में ही फट जाते हैं, वहाँ से उनके स्प्लिंटर जो है वो नीचे आते हैं। तो ये जस्ती चादर जो है वो इस फायर को रोक नहीं सकती। तो ये इस घर के जो
मकीन हैं, उनसे ज़रा कुछ बात करते हैं। तो ये जब घर आपका तबाह हो गया, जब आपने आके देखा कि आपका घर कुछ देर पहले आप बिल्कुल ठीक छोड़ के गए थे, वापस आए तो बिल्कुल कुछ नहीं रहा था, क्या कैफियत थी उस वक्त आपकी? उस वक्त बस सर क्या बताएं, जुर्म मेरा पैदा होना, अपनी जो माली हालात है उसको देखकर तो हम आर्ट की तरफ चले गए थे। फिर हौसला किया, अल्लाह ने तो हौसला दिया। बस बड़ा मुश्किल होता है घर खड़ा करना, जाहिर है। घर खड़ा करना, वही यतीम बच्चे हैं, इनका कोई है नहीं, मैं ही हूँ, अल्लाह के सारा है, मेरा सारा है। और ये इनके ये ताया है, इनका मेरे भाई का बेटा है ये। तो बस एक बच्ची है, एक बच्चा था वो फौत हुआ, उसके 5 बच्चे यतीम हैं। जो मैं लग गई थी घर को, ये जिस तरह जला हुआ अंदर नज़र आ रहा सारा कुछ। सर ये उसका गोला जब बजा है ना सर, उसका जो धुआं है उससे ये काला हुआ है। आग से बच के अगर आग लग जाती तो इसमें देहार की लकड़ थी, ये जिधर गोले लगे हैं इधर तकरीबन 60 थम था, 262 फटा था। वो बालन के लिए भी नहीं मिला, जलाने के लिए लकड़ी उनमें से नहीं मिली। 10 फुट लंबा, 2.5 इंच मोटा, तो ऐसे वो फटे चिराए हुए थे, 14 इंच चौड़े। तो अभी ये बंकर आप बना रहे हैं, ये मुश्किल काम है ज़रा खुदाई करके तैयार करना, लेकिन अब आप मुतमईन है कि ये बन जाएगा तो फिर तसल्ली हौसला हो जाएगा। अब ये कल इसकी दीवारें लग जाएंगी इंशाल्लाह। कल दीवारें इसकी साइड पर 2-2 फुट की दीवारें लगाएंगे, तो ऊपर लंटर डालेंगे। तो ये 4-5 दिन के अंदर इसको हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि कल भी पूरा दिन फायरिंग रही है। कल पोस्टों पर इधर आवाज़ आता रहा गोलों का, तो उधर पोस्टों पर फिर भी हम भाग कर छप गए थे कि कोई पता नहीं दुश्मन का अभी फायर आ जाए। हर घर का अपना अपना बंकर है, बाहर का कोई यहाँ नहीं। पे जो ज़रूरत है वो हर घर का अपना बंकर हो तो लोगों को ज़्यादा सेफ्टी अवेल है ना। अब अपना अपना ही बना रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह हम आर्मी हमारे साथ ताउन कर रही है, ये सब कुछ आर्मी ने दिया है। CO की SFF आए हैं, कमांडर साहब आए, उन्होंने विज़िट किए, हेल्प की, उन्होंने वो देखभाल कर रहे हैं लोग। बहुत शुक्रिया जी। ये नाज़रीन आपने देखा इस घर की, आपने सुनी कि कितनी दर्द भरी दास्तान है कि घर तबाह हो गया, अब ये बंकर बना रहे हैं। और ये बिल्कुल घर के सहन में ही इनके बंकर है। ये इस फैमिली का बंकर है, इसमें कोई दूसरी फैमिली नहीं आ सकती, कोई दूसरा ख़ानदान इसमें नहीं आ सकता। एक ही घर के अफराद इसमें होंगे। और ये अभी खुदाई कर रहे हैं, इस पर पक्की ऊपर छत डाली जाएगी, मजबूत छत, ताकि अगर गोलाबारी होती भी है तो ये लोग महफूज रहें। घंटों के हिसाब से गोलाबारी जारी रहती है, इसलिए इसका बेहतरीन हल यही निकाला गया है कि बंकर बनाए जाएं और इन बंकर्स के अंदर ये फैमिलीज़ अपने आप को यहाँ पे आ जाती हैं, अपने आप को महफूज समझती हैं यहाँ पे आके निस्बतन इन घरों के मुकाबले में। हाँ, किसी वक्त भी गोलाबारी स्टार्ट हो जाती है, फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, हैवी वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आर्टिलरी फायर जो किया गया है मुख्तलिफ सिविलियन पॉपुलेशंस पे। नाज़रीन, वादी नीलम में ये मीरपुरा का इलाका है, ये गांव है एक। यहाँ पे जो सिविलियन आबादी है वो बदतरीन गोलाबारी का निशाना बन रही है भारतीय फ़ौज की तरफ से आए रोज़ यहाँ पे। और अब यहाँ पे लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। सामने ऊपर जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, थोड़ा सा इस घर की आड़ लेते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, चूँकि यहाँ किसी वक्त भी गोलाबारी स्टार्ट हो जाती है, फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल घर के पीछे ऊपर आप जो देख रहे हैं पहाड़ी, इसकी टॉप पे इंडियन आर्मी की पोस्टें हैं और वहाँ से इस आबादी को हिट किया जाता है और जानबूझ के आबादी पे फायर किया जाता है। इस आबादी के अंदर पाक फ़ौज की कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है और इसलिए यानी कि ये अगर ज़हन में ख्याल है कि वो पाक फ़ौज को हिट करने के चक्कर में लेफ़्ट राइट आबादी निशाना बनती है, तो इस इलाके में कोई पाक फ़ौज की पोस्ट नहीं है। तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जानबूझ के डिलिबरेटली इस आबादी को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है, आबादी में खौफ व हरास फैलाने के लिए, इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ये सामने पहाड़ से नीचे ये पूरी आबादी जो है ये टारगेट पे है इंडियन आर्मी की। और इसलिए अब ये जो लोग हैं यहाँ के रिहायशी हैं मीरपुरा के, इन्होंने अब यहाँ पे बंकर्स बनाने शुरू कर दिए।
अब ये घर है मेरे लेफ़्ट साइड पे, तो सामने इन्होंने घर के साथ ही नीचे अपना ये बंकर तामीर कर लिया है। और जब भी हालात ख़राब होते हैं, कोई गोलाबारी या फायरिंग होती है इंडियन आर्मी की तरफ से, तो ये लोग इस बंकर के अंदर जो है पनाह ले लेते हैं। कई घंटे गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है। तो ये बंकर जो है ये काफ़ी मजबूत एक स्ट्रक्चर है जो इन्होंने बनाया है। इसमें सरिया लगा के सीमेंट और एक मजबूत इसकी आरसीसी छत जो है वो डाली गई है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे काफ़ी महफूज रहते हैं। बाहर भी इन्होंने यहाँ पे ये रेत और मिट्टी भर के रखी है इसकी दीवारों को प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये हर घर के साथ अपना बंकर है। ये एक बंकर हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के ज़रा, और इस बंकर के जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ किस तरह की कैफियत होती है, किस तरह की सूरत हाल होती है जब इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे गोलाबारी शुरू होती है। ये एक 4 आरसीसी बंकर है, मुकम्मल तौर पर ये रेडी हो चुका है। यहाँ के जो इस बंकर के मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम। सर ये बताइएगा मुझे कि ये बंकर जो है कब आपने तैयार किया और कितना अब आप अपने आप को महफूज समझते हैं इस बंकर के बनने के बाद? सर जी ये बैंकर हमने तकरीबन 6 माह हो गए तैयार हो गए। ये पाक आर्मी वालों ने हमें दिया है, आर्मी के तवन से बनाया ही आर्मी वाले ने। तो ये हमारा जब फायरिंग होता है, ये मेरी फैमिली के साथ है, मेरा मकान है, उसमें मेरी फैमिली और मेरे बच्चे में हम महफूज कर लेते हैं। उसमें यहाँ कितना महफूज समझते हैं अपने आप को घर की निस्बत? सर जी जो मोर्चे की बात है वो लोगों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, तो आपने वो ये तो महफूज ही है सर। हम जो घर साथ ही है, जब फायरिंग होती है तो हम नीचे आ जाते हैं, कम से कम 6 घंटे भी हम इसमें रहते हैं। बच्चे हमारे होते हैं, हम साथ होते हैं। बच्चे अक्सर डर जाते हैं, तो हम खाने पीने की जो अशिया होती है वो साथ ले जाते हैं बच्चों के लिए। तो बाज़ का रात को भी फायर हो जाता है, दिन को भी हो जाता है। जैसे कल भी हुआ है 20 तारीख को, 20 जून के हमारे गाँव में 4 बंदे जो ज़ख्मी हुए वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है। छोटा बच्चा है, उसकी तो पेट में शेल लगा हुआ था। उसके दूसरे हमारे एक टीचर हैं और 2 बंदे और हैं। वो फलाके में 4 बंदे हमारे ज़ख्मी हुए हैं। 5 साल के बच्चे को भी निशाना? 5 साल के, वो तो बहुत ही बुरी तरह सर इंजरी ज़ख्मी था। उसको तो पेट में लगा हुआ था। उसको तो हमने जो सुबह के जमर ले गए, जमर के बाद उसको हमने मतलब शिफ्ट कर दिया। जब शेलिंग शुरू होती है, बच्चे आपके साथ होते हैं, कैफियत क्या होती है उस वक्त? बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं उनको। तो ये हमारा जो बैंकर है इसमें थोड़ा आवाज़ कम आता है, इसलिए हम जो फायरिंग होती है तो फौरी तौर पर हम उसको बैंकर में शिफ्ट कर देते ताकि उनको आवाज़ ना आए। फिर हम दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेते हैं ताकि उनको आवाज़ ना आए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सर। आगे आपको मज़ीद लेके चलते हैं और कुछ मज़ीद भारतीय फ़ौज की तरफ से किए जाने वाले मज़ालिम आपके साथ शेयर करते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, आम शहरियों को टारगेट करने के लिए हैवी वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये आर्टिलरी फायर जो किया गया है मुख्तलिफ सिविलियन पॉपुलेशंस पे, सिविलियन आबादियों पे, उसमें आप ये देख सकते हैं कुछ उसके हिस्से यहाँ पे पड़े हैं। 155 mm तक का जो है ये फायर किया जाता है। मोटर गोले हैं ये 155 mm कैलिबर का, और ये जिस जगह पे गिर जाए उस पूरे इलाके को ये तबाह कर देता है। और इसके ये पीसेस मुख्तलिफ पड़े हैं, मुख्तलिफ जो आर्टिलरी फायर किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से सिविलियन आबादियों पर। और ये डैमेज इस तरह से करता है कि जब ये बर्स्ट होता है इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं ये चारों तरफ बिखर जाते हैं, और जिस इंसान को जहाँ पर भी ये लगेगा ये बिल्कुल तबाही फैलाएगा। और ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको भी ये आर्टिलरी फायर जब किया जाता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे लोग ज़ख्मी होते हैं या फिर उनकी शहादत होती है, तो ये जो पीसेस जो हैं इसके स्प्लिंटर्स हैं, ये फैलने की वजह से हर तरफ लोग जो हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, शहादतें भी होती हैं और लोग इसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी होते हैं। और ये कुछ हमने आपको दिखाया कि ये बिल्कुल फटने के बाद ये हर तरफ फैल जाता है और तबाही फैला देता है। यहाँ के लोग बड़े इन चीज़ों से बड़े परेशान हैं कि जानबूझ के टारगेट करके सिविलियन आबादियों को भारतीय फ़ौज निशाना बनाती है। और ये कुछ आपने देख लिया कि कितना हैवी फायर किया जा रहा है। अमूमन पहले जब सीज़ फायर वायलेशंस हो रही थी तो वो लाइट वेपन के साथ जो है वो की जाती थी
यहाँ पे फायरिंग, लेकिन अब जो है ये हैवी वेपन जो है वो भारतीय फ़ौज की तरफ से मोटर गोले जो हैं ये अब फायर किए जाने लगे हैं, और वो भी आम आबादी पर। ये यहाँ का बड़ा अलमिया है। यहाँ पे बार बार जो अक़वाम मुत्तहिदा मिलिट्री ऑब्ज़र्वर्स ग्रुप है उसको भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं, आलमी बरादरी देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ये सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, दीगर जो ईरान हो गया, दीगर जो नेबर्स हैं उनके साथ भी ताल्लुकात भारत के इंतहाई कशीदा हैं। बस जुल्म सहा मैंने, अपनी ताकत में झूल गया ये। नाज़रीन, इस वक्त नीलम वैली के रिहायशी मेरे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, अब्दुल रशीद इनका नाम है, और ये 1999 से 2003 तक वादी नीलम में जो बदतरीन गोलाबारी होती रही, फायरिंग होती रही भारतीय फ़ौज की तरफ से सिविलियन आबादी पे, ये वादी पूरी तकरीबन बंद रही है 14 साल लिटरली, और इसमें यहाँ की एक पूरी नस्ल जो है 14 साल चुके शदीद गोलाबारी होती रही, तो वादी नीलम में तालीमी इदारे बंद रहे, यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की नहीं हो सकी, और एक नस्ल पूरी यहाँ की तालीम से महरूम रह गई। अब जबकि हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है, और बिखुसूस पिछले साल के बाद चूँकि सीज़ फायर वायलेशंस में इजाफ़ा हुआ है पिछले एक साल के दौरान, तो अब वादी नीलम के लोगों में एक मरतबा फिर से ये फ़िक्र और ये खौफ पैदा शुरू होने लगा है, और फिर से इन्हें जो पहले 14 साल इन्होंने 90 की दहाई में एक बदतरीन भारतीय जबर देखा है इस वादी के अंदर, अब उन्हें फिर से फ़िक्र होने लगी है कि कहीं दोबारा उस तरह के हालात इस वादी में पैदा ना हो जाए। स्कूल्स बंद हैं, दीगर कई फैसिलिटीज़ जहाँ पे जो है वो बुनियादी इस वक्त लोग उनसे महरूम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि शेलिंग जो है वो किसी टाइम भी शुरू हो जाती है, गोलाबारी किसी वक्त भी शुरू हो जाती है, लोगों ने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, दीगर मामलात हैं। अब्दुल रशीद साहब से हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। 1989 से लेकर 2003 तक ये पूरी वैली हमारी जो तकरीबन 150 किलोमीटर पर मुश्तमिल है ज़िला नीलम, ये महसूर होकर रह गई थी। ये 14 साल हमने शदीद अजियत में मुब्तला होकर गुजारे, लोगों के रोज़गार मुतासर हुए। उस वक्त वाहिद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात थी और पाक फ़ौज थी जो यहाँ हम लोगों के साथ पूरी तरह खड़ी रही, हर तरह का जनाब तावन किया। पाकिस्तान आर्मी ने हम लोगों को से हर तरह के तावन में मुसीबत में तावन करती रही। अच्छा सर, आपने वो 1999 से लेके 2003 तक का जो भारतीय जबर था यहाँ पे क्रॉस LOC फायरिंग या शेलिंग की सूरत में, आपने वो भी देखा। जी हाँ। आजकल जो हालात बने हुए हैं पिछले एक साल के दौरान, बिलखुसूस अगर हम उसका जायज़ा लें, वैसे तो 2016 के बाद जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुकामी तहरीक शुरू हुई है, उसके बाद वहाँ से तवज्जो उठाने के लिए भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग बढ़ाई है। तो ये जो पिछले 3-4 साल का अगर हम मवाजना करें, उन हालात से ज़्यादा शिद्दत देख रहे हैं इस दफ़ा, या उस वक्त हालात ज़्यादा ख़राब थे? उस वक्त महसूर तो थे हम, फायरिंग भी वक्तन फ़वक्तन होती रही है, इमलाक को भी नुकसान पहुंचा। मैं समझता हूं कि उस वक्त के मुकाबले में इस वक्त हिंदुस्तानी फायरिंग से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, इमलाक को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, वो भारी वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अंदरूनी तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए भारत इस तरह सरहदों पर कशीदगी के हालात पैदा कर रहा है और सिविल आबादी पर फायरिंग कर रहा है। तो उस पार के लोगों को जब आप देखते हैं, जी दरिया है, ये दरिया तकसीम करता है अक्सर पार हमारे अपने मुसलमान बहन भाई है, कश्मीरी है, इस तरफ आप होते हैं, जब देखते हैं उस पार तो क्या कैफियत होती है, क्या जज्बात होते हैं? हमारे दिल में ये तड़प पैदा होती है कि अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए और हमारे तहरीक आज़ादी अपने अंजाम को पहुँचे, और हमारे ये भाई जिस तरह इन्होंने फ़ैसला किया था इलाके पाकिस्तान का, उसके पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की तकमील ही इनकी आज़ादी से होगी।
तो हमारा दिल बहुत तड़पता है कि अल्लाह ताला उन्हें आज़ादी नसीब फरमाए। हम उनके पुष्टबान हैं, उनकी तहरीक में, उनकी जद्दोजहद में उनके साथ हैं। हमें तो इजाज़त दी जाए तो हम सीज़फायर लाइन क्रॉस करके उनकी इमदाद के लिए पहुँचे। ये बहुत लायक तस्लीम जज्बा है। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 66 साल से पूरी 66 साल उम्र है जी अब्दुल रशीद साहब की। और ये पुरजोश है, पुरअज़्म है कि अगर इजाज़त मिलती है, एक कॉल मिलती है, तो ये भी सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल को, इस खूनी लकीर को अबूर करके उस पार जाके अपने कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करना चाहते हैं। जिस तरह से भारत के अंदर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से अक़लियतों के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक या रवैया, एक बर्ताव रखा जा रहा है, भारत जो है वो फिर एक तकसीम की तरफ जा सकता है और इस भारत के मज़ीद टुकड़े भी हो सकते हैं। आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद भी रख के पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, बाकी अक़लियतों का हिंदुस्तान पे कोई हक़ नहीं। वो जो एक सेकुलर चेहरा था भारत का, आज उससे नकाब उठ गया है और आज का भारत एक इंतहा पसंद भारत है, एक शिद्दत पसंद भारत है जो कि हिंदुत्व के नज़रिए पे चल पड़ा है और हिंदू सुप्रीमिज़म के नज़रिए पे चल पड़ा है। और यकीनी तौर पर अगर इस तरह के हालात भारत में रहे तो हिंदुस्तान एक और तकसीम की तरफ आने वाले दिनों में जा सकता है। भारत के अंदर जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं, जो वहाँ की सियासी क़यादत है, वहाँ के जो दानिश्वर हैं, जो हालात पे हालात के ऊपर नज़र रखने वाले जो लोग हैं वहाँ के, वो अब ये रियलाइज़ कर चुके हैं, उन्हें ये बात नज़र आ रही है कि भारत एक और तकसीम की तरफ जा रहा है। पिछले 1 साल के दौरान भारत के अंदर किस तरह के बयानात सामने आते रहे हैं, हिंदुस्तान किस तबाही की तरफ जा रहा है, ये ज़रा देख लें। आज हुकूमत को, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? ये एक पार्टीशन होने जा रहा है। I would not say Jinnah has completely won, but I would say Jinnah is winning. Say that Jinnah's victory is complete. Modi is a representative of the RSS. It has always maintained that the Indian constitution is a foreign constitution. It has always maintained that India should be declared a Hindu nation. Majoritarianism and fascism only have an osmotic wall between them. They didn't need Muslims, they don't need Dalits. The RSS, in praise of Hitler, in praise of Mussolini, have called Muslims second-class citizens, have called Christians and communists their enemies. If you look at the games that have been played, the false flag attacks, the trail of deaths, of murders, of lynchings, you see fascism. What is the message that is sending out to the whole country? That number one, I will be promoting the majoritarian form of democracy. And the celebrations openly involving state machinery underscores the officialization of the status of the Hindu religion as the basis of the new republic. इस वक्त के जो खित्ते के हालात हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन बन रही है, जिस तरह से खित्ते के अंदर एक टेंशन बन रही है बहुत ज़्यादा, भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, दीगर जो ईरान हो गया, दीगर जो नेबर्स हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात भारत के इंतहाई कशीदा हैं। तमाम ही जो भारत के पड़ोसी हैं वो इस वक्त भारत से काफ़ी ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो हालात काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कशीदा है और एक ख़तरा मौजूद है। किसी भी वक्त भारत की तरफ से मिस एडवेंचर किया जा सकता है कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम से आपने पाकिस्तान टुनाइट का खुसूसी एपिसोड मुलाहिज़ा किया, जिसमें हमने आपको दिखाया कि वादी नीलम में किस तरह का जुल्म व सितम भारतीय फ़ौज की तरफ से यहाँ के निहत्ते शहरियों पर किया जा रहा है, किस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, शहरियों की प्रॉपर्टीज़, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे वादी नीलम में मुतअद्दिद शहरियों को ज़ख्मी और शहीद किया गया है, टारगेटेड जहाँ पे गोलाबारी होती है और हैवी आर्टिलरी
फायर किया जाता है सिविलियन आबादियों पे, लोगों के घरों को निशाना बनाया जाता है जानबूझकर। और ये रिपोर्ट हमने दिखाई कि किस तरह से लोग अब बंकर्स के अंदर भी शिफ्ट हो रहे हैं, अपने बंकर्स बना रहे हैं हिफाजत के लिए। और यहाँ के लोगों का जो अज़्म, हिम्मत और इनका जो हौसला है, इनकी जो दिलेरी है, वो लायक तहसीन है कि भारत के तमाम तर मज़ालिम के बावजूद, भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। ये लोग यहाँ से नकल मकानी नहीं करने को तैयार। इनका ये कहना है कि हर सूरत में हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना अपनी मादर वतन के दिफा के लिए तैयार हैं और यहीं पर मौजूद रहेंगे। बल्कि उस तरफ से अगर मकबूजा कश्मीर से अगर कोई कॉल आती है और यहाँ से इजाज़त मिलती है तो उन भाइयों की जाकर भी मदद करेंगे। ओवरऑल जो सिचुएशन मैंने आपको नीलम, वादी नीलम के अलावा खित्ते की बताई कि इस वक्त भारत ने जो इक़दाम उठाया था आज से 1 साल पहले कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके, भारत को ये लग रहा था कि शायद उसने मसला कश्मीर हल कर लिया, लेकिन मसला कश्मीर का ये हल नहीं था, ये कोई इख्तिताम नहीं था इस मसले का, बल्कि ये शुरुआत है एक बड़े तनाज़े की, एक बड़ी तकसीम की कि भारत के अंदर जिस तरह से अब इस वाक़े के बाद अक़लियतों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं और हिंदुत्व का प्रचार जिस तरह से भारत के अंदर हो रहा है और भारत के अंदर ये एक बन रही है, परसेप्शन बन रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, तो ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं ये एक और तकसीम की तरफ हिंदुस्तान को लेकर जा रही है। ओवरऑल पाकिस्तान की तैयारी कंप्लीट है और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तानी क़यादत की तरफ से वाज़ेह पैगाम भारत को दिया जा चुका है कि भारत ने किसी भी किस्म की मुहिम जोई करने की कोशिश की या कोई मिस एडवेंचर किया, पाकिस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वादी नीलम लाइन ऑफ कंट्रोल से समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।